नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्बिशन इंस्टीट्यूट में। तो आज फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक और प्रश्नों की सीरीज लेकर। इसमें आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है धनपाल, हेमचंद्र, स्वयंभू या पुष्पदंत। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रमुख वीर गाथात्मक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 12, 8, 10 या 16? कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में वीर गाथात्मक पुस्तकों की संख्या कुल 12 मानी है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना को अपहंस या अपभ्रंश में रचित कहा गया है, जिसमें अवहट्ट का प्रयोग भी किया गया है? तो क्या पदावली, गंगानावली, कीर्ति पताका या कीर्तिलता? कौन सी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के अंतर्गत आल्हा और उदल की लड़ाई किस राजा के विरुद्ध है? भीमदेव और परमाल, हमीरदेव और अलाउद्दीन, जयचंद और पृथ्वीराज, परमर्दी और पृथ्वीराज चौहान? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई लड़ाई है, जिसमें अलाउद्दीन परमर्दी देव या परमाल की तरफ से पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की किस रचना में कुल 5 कहानियां और विभिन्न पहेलियां हैं? आशिकी, खालिक बारी, मत्थुल अनवार या नूर सिपहर? कौन सी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खालिक बारी। इसमें कुल 5 कहानियां हैं और बहुत सारी पहेलियां हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किसको पहला कवि माना है? तो उन्होंने माना है सरहपा को, भुसुकुपा को, कणहपा को या लुईपा को? किसको माना है? उन्होंने माना है सरहपा को। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के किस योगी को रासायनिक या रसायन शास्त्र और हठयोग का बड़ा ज्ञाता माना जाता है? किसको माना जाता है? चरपटनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ या मत्स्येंद्रनाथ? किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी का संपादन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल? तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। ये बथवाल गलत लिखा गया है, ये होगा बड़थवाल। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल किसने कहा? श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या गारसादत्त आसी? किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासों में कुल कितने छंद और किस रस की प्रधानता है? तो क्या 500 छंद और वीर रस हैं, लगभग 125 छंद और श्रृंगार रस, 69 समय और रौद्र रस, 1000 छंद और शांत रस? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 125 छंद और श्रृंगार रस है। विसल देव रासों में अजमेर के एक राजकुमार है या राजा कहो उनको, विसल देव और राजा भोज की पुत्री चारुमती के प्रेम प्रसंग, उनके बिछड़ने और वापस मिलने की कथा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य में दोहा चौपाई पद्धति का सबसे पहले किस कवि ने प्रयोग किया था? धनपाल, हेमचंद्र, पुष्पदंत या स्वयंभू? किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू ने। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है?
संस्कृत का विद्वान, राज दरबारी कवि, अपभ्रंश का प्रथम कवि या संदेश काव्यकार, या फारसी का कवि। क्या माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश का प्रथम कवि और संदेश काव्यकार। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ मूल रूप से किससे संबंधित है? किससे है? क्या नाटक संग्रह से है, प्राकृत और अपभ्रंश छंदों का संकलन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, या आयुर्वेदिक ग्रंथ है? क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत और अपभ्रंश छंदों का संकलन शास्त्र है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है? रसायन से, राजसूय से, रहस्य से, या रासक से? तो किससे हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासक से। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा में ढोला की कथा मूलतः किस क्षेत्र की लोक गाथा है? ब्रज क्षेत्र की, राजस्थान की, अवधि क्षेत्र की, या मिथिला क्षेत्र की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के ढोला और मरुवणी के प्रेम की कथा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में कुल कितने कल्लोल या अध्याय हैं? 5 कल्लोल हैं, 7 कल्लोल हैं, 9 कल्लोल हैं, या 12 कल्लोल हैं? कितने हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे 7 कल्लोल। वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, इसमें 7 कल्लोल हैं। अगली प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई थी? बनारस के आसपास के लोगों को व्यावहारिक भाषा सिखाने के लिए व्याकरण है, प्रेम कथा लिखने के लिए, धार्मिक उपदेश के लिए, या वीर गाथा गाने के लिए? किसके लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनारस के आसपास के लोगों को व्यावहारिक भाषा सिखाने के लिए व्याकरण है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की भाषा इनमें से क्या कहलाई है? अथाह मैथिली गद्य शैली, फारसी मिश्रित उर्दू, ठेठ ब्रजभाषा, या शुद्ध संस्कृत? कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा अथाह मैथिली गद्य शैली। अगला प्रश्न है, आदिकाल की किस रचना को जैन आचार्य द्वारा रचित फागु काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? वसंत विलास, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो, या संदेश राशक? कौन सी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंत विलास। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद और किसका वर्णन है? 500 छंद और प्रेम प्रसंग है, 205 छंद और जैन तीर्थंकरों का आख्यान है, 1000 छंद और कृष्ण लीला है, या 50 छंद और राजाओं की लड़ाई है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 205 छंद और जैन तीर्थंकरों का आख्यान है। भरतेश्वर बाहुबली जो है वो रचना ही जैन साहित्य की है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को डॉक्टर मुनि जिन विजय ने क्या कहा है? तो क्या कहा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जैन साहित्य का आदि ग्रंथ या प्रथम रास ग्रंथ, अपभ्रंश का नाटक, या संदेश काव्य? क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो जाएगा जैन साहित्य का आदि ग्रंथ और प्रथम रास ग्रंथ। शालिभद्र सूरी के द्वारा जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचा गया उस पर डॉक्टर मुनि जिन विजय ने ये उद्बोधन दिया है। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास के रचयिता आसगु कवि, आगु नहीं आसगु, आसगु कवि का समय क्या माना जाता है? 15वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, या 10वीं शताब्दी? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ रास के रचयिता सुमति गण ने अपने ग्रंथ में किसका जीवन चरित्र मुख्य रूप से गाया है? महावीर स्वामी की यात्रा है, नेमिनाथ तीर्थंकर का गृहत्याग और वैराग्य है, कृष्ण की लीलाएं हैं, या राम की कथा है? क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेमिनाथ तीर्थंकर का गृहत्याग और वैराग्य इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रेवंत गिरी रास के रचयिता विजय सेन सूरी की रचना का मुख्य विषय क्या है? राजनीति, प्रेम प्रसंग, रेवंत गिरी तीर्थ और नेमिनाथ की मूर्ति की वंदना है, या युद्ध का वर्णन है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर?
इसका उत्तर हो जाएगा रेवंत गिरी तीर्थ और नेमिनाथ की मूर्ति की वंदना की है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन रास में कुल कितने पद हैं और यह किस रूप में हैं? क्या 500 पद और इतिहास हैं, 200 पद और महाकाव्य हैं, 10 पद का नाटक है या 80 पद का उपदेशात्मक नृत्य गीत है? तो क्या है उपदेश रसायन रास में? तो इसमें हो जाएगा 80 पद और उपदेशात्मक नृत्य गीत, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म के किस यान का विकास हुआ था? हीनयान, वज्रयान और सहजयान, शून्यवाद या महायान? किसका हुआ था सिद्ध साहित्य में? इसका सही उत्तर यह हो जाएगा वज्रयान और सहजयान। सहजयान को ही सिद्ध साहित्य या सिद्धों को मुख्य मार्ग माना है। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय के सिद्धों या योगियों द्वारा अपनी साधना में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है? मूर्ति पूजा, कुंडलिनी जागरण और षट चक्रों का भेदन, बाह्य पूजा और यज्ञ और तीर्थाटन? क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंडलिनी जागरण और षट चक्रों का भेदन। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के कुल कितने ग्रंथों की प्रामाणिक संख्या डॉक्टर बड़थवाल ने मानी है? 40 ग्रंथ जिसमें से 14 प्रामाणिक हैं, 100 ग्रंथ, 5 ग्रंथ या 12 ग्रंथ? कितने माने हैं? तो डॉक्टर पीताम्बर दास बड़थवाल ने 40 ग्रंथ माने हैं जिसमें 14 प्रामाणिक हैं। अगला प्रश्न है मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम या इतिहास में उन्हें क्या कहा जाता है? जालंधरनाथ, चौरंगीनाथ, भरथरी या मच्छंदनाथ या मीननाथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मच्छंदनाथ या मीननाथ। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के नामकरण के संबंध में किस प्रवृत्ति को आधार बनाया है? रहस्यवाद, युद्धों की प्रधानता और वीर गाथाएं, धार्मिक साधना या श्रृंगार रस? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा युद्धों की प्रधानता और वीर गाथाएं। इसी के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा का नाम दिया है। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य में के कवियों का समय क्या निर्धारित किया है? 14वीं से 17वीं शताब्दी, दूसरी से 5वीं शताब्दी, 8वीं से 13वीं शताब्दी या 10वीं से 15वीं शताब्दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं से 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है सरहपा की सबसे प्रसिद्ध रचना दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने ही इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है कणहपा, इनको कृष्णपाद भी कहते हैं, किस वर्ग के सबसे प्रतिभाशाली सिद्ध माने जाते हैं? नाथ योगी, सबसे कम रचना करने वाले, जैन मुनि हैं या सबसे अधिक चर्यापद लिखने वाले और दार्शनिक सिद्ध हैं? तो क्या है प्रणपा? क्या हो जाएंगे? एक तो ये सिद्ध है, 84 सिद्धों में इनका नाम आता है और सबसे अधिक चर्यापद इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है शबरपा के गुरु कौन थे और उनके शिष्य कौन थे? क्या इनके गुरु कमलशील और लुईपा उनके प्रमुख शिष्य थे? इनके गुरु सरहपा थे और कर्णपा शिष्य थे? इनके गुरु कोई नहीं थे या गोरखनाथ गुरु थे? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कमलशील इनके गुरु थे और लुईपा इनके प्रमुख शिष्य थे। अगला प्रश्न है डोम्बिपा की साधना पद्धति में किस बात पर जोर दिया गया है? कर्मकांड, हठ योग, सहज बोध और योगिनी साधना या यज्ञ? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा सहज बोध और योगिनी साधना। अगला प्रश्न है तंतिया या तंत्र साधना का मुख्य केंद्र आदिकाल में कौन सा संप्रदाय रहा है? स्मारपद संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सिद्ध और नाथ संप्रदाय और रामावत संप्रदाय? तो इसका हमको सबको पता है, इसका सिर्फ एक ही उत्तर होगा सिद्ध और नाथ संप्रदाय, जो कि तंत्र मंत्र साधना से संबंधित है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, धनपाल या स्वयंभू? तो अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहते हैं? हेमचंद्र को। इसकी
जो ग्रंथ है वो है हेमचंद्र शब्दानुशासन। अगला प्रश्न है शब्दानुशासन ग्रंथ के रचयिता कौन है? वही प्रश्न वापस पूछ लिया। धनपाल, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र और मेरुतुंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र। अगला प्रश्न है हेमचंद्र किस राजा के दरबार में आश्रय पाते थे? जयचंद, सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, पृथ्वीराज चौहान और हमीर देव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ आश्रय पाया था। अगला प्रश्न है स्वयंभू के पुत्र का नाम क्या था जिन्होंने उनके अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था? त्रिभुवन स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और सोमप्रभ सूरी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुवन स्वयंभू। अगला प्रश्न है रिठनेमि चरिव। क्या हो जाएगा ये? रिठनेमि चरिव या नेमिनाथ चरित के रचयिता कौन है? धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद्र। तो उसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। अगला प्रश्न है पुष्पदंत की अन्य प्रसिद्ध रचना उत्तर पुराण के साथ कौन सी है? आदि पुराण, पाहुड़ दोहा, पवन चरित या संदेश राशक। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा आदि पुराण। पुष्पदंत की रचना है जो उत्तर पुराण के साथ में लिखी गई। अगला प्रश्न है धनपाल की रचना भविष्य कहा। इसको भविष्यत कहा भी कहते हैं। सयत कहा वो किस शैली में रचित हैं? तो भविष्यत कहा क्या चंपू शैली में है, कथात्मक प्रबंध काव्य है और नाटक शैली है या मुक्तक शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथात्मक प्रबंध काव्य है और चौपाइयों में आबद्ध है। अगला प्रश्न है जोइंदु या योगिंदु के ग्रंथ परमात्मा प्रकाश की टीका किसने लिखी थी? सोमप्रभ सूरी ने, हेमचंद्र ने, मेरुतुंग ने या ब्रह्मचर्य या ब्रह्मदास ने? किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य या ब्रह्मदास। अगला प्रश्न है राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? क्या योग वैराग्य और आचार विचार पर है, युद्ध वर्णन पर है, ज्योतिषी गणना पर है या श्रृंगार प्रसंग पर है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा योग वैराग्य और आचार विचार। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की भाषा को क्या कहा है? इसमें लिखा है प्योर संस्कृत नहीं हो, शुद्ध संस्कृत, खड़ी बोली, ठेठ हिंदी या प्राकृत भाषी हिंदी। क्या हो जाएगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल की भाषा बताई है वो कौन सी बताई है? प्राकृत भाषी हिंदी, क्योंकि उस समय खड़ी बोली पूरी रूप से नहीं आई थी। ठेठ हिंदी तो बहुत बाद में आई। संस्कृत उस समय की भाषा नहीं है, बहुत पुरानी भाषा है। तो उस समय कौन सी होगी? प्राकृत भाषी हिंदी। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश से हिंदी के उद्भव को क्या माना है? अरबी फारसी का मिश्रण, निरंतर प्रवाह और स्वाभाविक विकास, अचानक उत्पन्न भाषा या विदेशी प्रभाव। तो अपभ्रंश से हिंदी के उद्भव को क्या माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर प्रवाह और स्वाभाविक विकास है ये। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों में प्रयुक्त छंदों की विविधता के कारण इसे क्या कहा गया है? व्याकरण का ग्रंथ, छंदों का अजायब घर, शब्दों का सागर या रस का भंडार। तो क्या कहा है इसको? इसका सही उत्तर हो जाएगा छंदों का अजायब घर। इसमें बहुत अधिक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के संवाद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? राम सीता संवाद, शिव पार्वती संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद या सुख सुख या सुख सुखी संवाद? कौन से हो जाएंगे? तो पृथ्वीराज रासो के जो संवाद हैं वो सुख सुखी संवाद या तोता मैना संवाद के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आल्हा खंड को उत्तर भारत में बरसात के दिनों में किस रूप में गाया जाता है? शोक के गीत के रूप में, धार्मिक भजन के रूप में, नृत्य गान के रूप में या लोक गाथा के रूप में वीर रस से ओतप्रोत होकर? कैसे गाया जाता है? तो ये गाया जाता है बुंदेलखंड में
लोक गाथा के रूप में वीर रस से ओतप्रोत होकर। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने आला खंड को किस सन में पहली बार मुद्रित करवाया था? 1865 में, 1857 में, 1893 में या 1900 में? कब करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विद्यापति के नाटक गोरक्ष विजय की भाषा क्या है? केवल फारसी, मैथिली और संस्कृत, केवल अपभ्रंश या केवल अवधी? क्या हो जाएगी? तो इसकी जो भाषा है वो हो जाएगी बी, मैथिल और संस्कृत। अगला प्रश्न है, सारंग द्वारा रचित हम्मीर रासों की ऐतिहासिकता का मुख्य आधार क्या है? बाबर का युद्ध, प्रताप का युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी और रणथंबोर के राजा हम्मीर देव का युद्ध या मोहम्मद गोरी का आक्रमण? तो जैसा कि हम्मीर रासों से ही विदित हो रहा है कि ये किसका है, हम्मीर देव के बारे में है। तो हम्मीर देव का किससे युद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी से। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये युद्ध क्यों होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक भगोड़ा जाकर रणथंबोर के राजा हम्मीर देव की शरण में चला जाता है और कहता है कि मेरी रक्षा करो। हम्मीर देव उसको शरण देते हैं और शरण में आए हुए की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म कहलाता है। इस हिसाब से जब अलाउद्दीन कहता है कि मेरे भगोड़े को मुझे वापस कर दो, तो रणथंबोर के राजा हम्मीर देव मना कर देते हैं और युद्ध करने को आतुर हो जाते हैं और अंततः युद्ध होता है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश से हिंदी के उद्भव को क्या माना है? अरबी फारसी का मिश्रण, निरंतर प्रवाह और स्वाभाविक विकास, अचानक उत्पन्न भाषा या विदेशी प्रवाह? क्या माना है कि हिंदी कैसे बनी, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ? तो निरंतर प्रवाह और स्वाभाविक विकास से। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद में मुख्य रूप से किसकी विजय का वर्णन है? इडय के राव रणमल द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खान की विजय, महाराणा प्रताप की विजय, शिवाजी का अभियान या पृथ्वीराज की विजय? किसका है? तो ये है इडर के राव रणमल द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खान पर विजय। और इसको किसने लिखा रणमल्ल छंद को? श्रीधर ने। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की कौन सी रचना में ऐतिहासिक सूचियों और घटनाओं का फारसी हिंदी मिश्रित रूप मिलता है? मंथुलनवार, नूसिफहर, किरान उस सादेन या खलीक बारी? किसमें मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किरान उस सादेन में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित आशिकी खिज्र खान और देवदेली प्रेम की कथा का है, इसका अन्य नाम क्या है? इश्किया, देवादल रानी खिज्र खां, शीरी फारहाद, मधुमाती या लैला मजनू? क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा इश्किया, देवावल रानी खिज्र खां। अगला प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभिक रूप मिलता है? कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय, पदावली या कीर्तिलता? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदावली। अगला प्रश्न है, विद्यापति के नाटक गोरक्ष विजय की भाषा क्या है? केवल फारसी, मैथिली संस्कृत और संस्कृत, केवल अपभ्रंश या केवल अवधी? तो क्या हो जाएगी इसकी? इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली और संस्कृत। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की पदावली को मुख्य रूप से किस रस का काव्य माना है? शांत, करुण, वीर या श्रृंगार? किस रस का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, जयसिंह सूरी द्वारा रचित हम्मीर मर्दन किस विधा की रचना है? महाकाव्य, इतिहास ग्रंथ, रास ग्रंथ या नाटक या रूपक? क्या हो जाएगा? तो ये है हम्मीर मर्दन, नाटक या रूपक। अगला प्रश्न है, प्राकृत व्याकरण के रचयिता आचार्य हेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो हेमचंद्र का मूल नाम क्या? मेरुतुंग, जयसिंह, सोमदेव या चांगदेव? क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांगदेव। अगला प्रश्न है, सोमप्रभु सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिरोध की गद्य पद्य भाषा क्या है? केवल खड़ी बोली, प्राकृत और संस्कृत मिश्रित भाषा, केवल अपभ्रंश या केवल अवधि? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत और संस्कृत मिश्रित भाषा। अगला प्रश्न है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि जो 1304 ईस्वी में लिखी गई, इसका हिंदी साहित्य में क्या महत्व है?
इसमें अनेक ऐतिहासिक कथाएं और राजा भोज आदि के संस्मरण हैं। यह नाटक है या प्रेम कथा है या केवल व्याकरण की पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, इसमें अनेक ऐतिहासिक कथाएं हैं और राजा भोज आदि के संस्मरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजशेखर सूरि द्वारा रचित नेमिनाथ चरित किस शैली का काव्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, चरित काव्य है, नाटक है, आत्मकथा या मुक्तक काव्य, क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरित काव्य। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा चूड़ामणि या जैन आचार्यों में किसे प्रकांड विद्वान माना जाता था? शालिभाद्र को, जिनदत्त सूरि को, सोमप्रभ सूरि को या हेमचंद्र को? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा चूड़ामणि या जैन आचार्यों में किसे प्रकांड विद्वान माना जाता था? शालिभद्र, जिनदत्त, सोमप्रभ या हेमचंद्र? किसको माना जाता था? उसका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र को। अगला प्रश्न है, आदिकाल की सीमा के भीतर आने वाली गद्य रचनाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? जैन मठों और व्याकरण ग्रंथों में, लोकगीतों में, राज दरबारों के अभिलेखों में या फारसी इतिहास में? कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा जैन मठों और व्याकरण ग्रंथों में गद्य रचनाएं मिलती है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा का समय क्या माना है? 1200 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 780 ईस्वी या 1100 ईस्वी? तो क्या माना है? 769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का नामकरण किस आधार पर होना चाहिए? तो क्या स्वर्णकाल होना चाहिए, अंधकार होना चाहिए, संक्रमणकालीन साहित्य के रूप में या वीर गाथा काल होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा संक्रमणकालीन साहित्य के रूप में इसका नामकरण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में आदिकाल को क्या कहा? चारण काल, संधि काल, आरंभिक काल या वीर काल? क्या कहा? तो इसको कहा था आरंभिक काल। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज जो कि 1883 की रचना है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, नाटक, भाषा काव्य संग्रह या व्रत संग्रह या प्रामाणिक उपन्यास? क्या माना है? तो शिव सिंह सरोज एक जो है साहित्यिक तो शिव सिंह सरोज एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, तो इसको भाषा काव्य संग्रह माना है, जिसमें बहुत सारे कवियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1888 में, 1839 में, 1883 में या 1900 में? कब प्रकाशित हुआ था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो 1888 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, गार्सद तासी का ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा, क्या लैटिन भाषा है, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा या जर्मन भाषा? कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में, क्योंकि गार्सद तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ मूलतः किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? सरस्वती पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका, विशाल भारत या हिंदी शब्द सागर? तो किसके लिए लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला प्रश्न है, आदिकाल की वीर गाथात्मक प्रवृत्ति में किन राजाओं के यशोगान का वर्णन मिलता है? क्या सामंत राजा और उनके युद्धों का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, गरीबों की दशा का है, प्रकृति सौंदर्य का या संतों के उपदेशों का है? तो आदिकाल में अधिकतर सामंत राजा और उनके युद्धों का वर्णन है, इसीलिए तो इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया है। अगला प्रश्न है, डिंगल शैली मुख्य रूप से किस क्षेत्र के साहित्य में प्रयुक्त होती थी? अवध, बिहार, ब्रज या राजस्थान और चारण कवियों द्वारा? तो पिंगल और डिंगल जो भाषा है वो राजस्थान में ही प्रयुक्त होती थी, और वो भी मारवाड़ क्षेत्र में। अगला है, पिंगल शैली मुख्य रूप से किस क्षेत्र और भाषा के मेल की थी? खड़ी बोली और संस्कृत, राजस्थानी और फारसी, ब्रजभाषा और अपभ्रंश और मैथिल और अवधी? तो जब पिंगल शैली बोली ही राजस्थान में जाती है तो वो कहाँ की होगी? राजस्थानी और फारसी। अगला प्रश्न है,
पृथ्वीराज रासो के किस समय में सबसे बड़ा प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है? विवाह समय मात्र, संवरण समय, कन्नौज विवाह समय या आदि समय? तो किस सर्ग को में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है, किस सर्ग में? तो 70/9 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कन्नौज विवाह समय या महोबा समय आदि में, यानी कि जब संयोगिता का हरण होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो के कितने छंदों का संस्करण प्रकाशित किया? तो लघु संस्करण, लगभग 1300 छंद, मध्यम संस्करण, बृहद संस्करण या केवल 100 छंद? कितना प्रकाशित किया? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 1300 छंद। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर सबसे पहले संदेह किसने व्यक्त किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्यामल दास, ये ऑप्शन गलत है, श्याम सुंदर दास होना चाहिए था, डॉक्टर वूलर ने या गौरीशंकर ओझा ने? किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वूलर ने। अगला प्रश्न है, कवि श्यामल दास ने उदयपुर के किस पत्र में पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक अशुद्धियों को उजागर किया था? सरस्वती, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नागरिक पुचारणी सभा या ऐतिहासिक पत्रिका? किस पे किया था? तो कवि श्यामल दास ने 82 का उत्तर हो जाएगा जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो ग्रंथों को किस परंपरा की कड़ी रासो ग्रंथों को किस परंपरा की कड़ी माना है? लोक गाथा परंपरा, अपभ्रंश के प्रबंध काव्य और चरित काव्यों की परंपरा, संस्कृत नाटक परंपरा या फारसी मनस्वी परंपरा? किसका माना है? तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों और चरित काव्यों की परंपरा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में योगिनी या महामुद्रा किसे कहा जाता है? देवी दुर्गा को, हिमाचल पर्वत को, गंगा नदी को, साधना की संगी या प्रज्ञा रूपी नारी को? तो सिद्ध साहित्य में जो महामुद्रा है या योगिनी है वो कहते हैं साधना की संगिनी या प्रज्ञा रूपी नारी को। नाथ साहित्य में अलग शब्द का क्या अर्थ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे जीवन से संबंधित भी और साहित्य के संदर्भ में भी। तो अलग शब्द का क्या प्रयोग है? क्या एक विशेष प्रकार का आभूषण है, गुफा है, वह परम ब्रह्म जो दिखाई न दे, या योग मुद्रा है? क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह परम ब्रह्म जो दिखाई न दे, यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के योग मार्ग को क्या कहा जाता है? हठ योग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग? तो गोरखनाथ का जो मार्ग है वह है हठ योग। ह का अर्थ यहाँ सूर्य होता है, ठ का अर्थ चंद्रमा होता है, इस प्रकार हठ योग बनता है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के योगियों द्वारा मीननाथ किसे कहा गया? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ या जालंधर नाथ? तो मीननाथ कहा गया मत्स्येंद्र नाथ को, जो कि अपने गोरखनाथ के गुरु थे। अगला प्रश्न है, सिद्धों के चर्यापद मूल रूप से किस भाषा में गाए जाते हैं? संध्या भाषा, फारसी, मागधी प्राकृत या शुद्ध संस्कृत? तो सिद्धों की भाषा कौन सी थी? सिद्धों की भाषा थी संध्या भाषा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, डोम्बिपा के गान और पद किस संग्रह में सुरक्षित मिले हैं? मेघदूत में, कबीर के बीजक में, बौद्ध गान और दोहा में या ऋग्वेद में? तो किस में मिल सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध गान और दोहा में। अगला प्रश्न है, कुकुरिपा की साधना का मुख्य स्थल या प्रसिद्धि का कारण क्या था? विदेश यात्रा, राजा का दरबार, राजसी ठाडवाड़ या मस्तमूला जीवन और योग साधना के पद? क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तमूला जीवन और योग साधना के पद। अगला प्रश्न है, शबरपा का नाम शबरपा क्यों पड़ा? वे नदी के किनारे रहते थे इसलिए, वे शबर का वेश धारण करके साधना करते थे, या उनका मूल नाम शबर था, या वे राजा थे इसलिए? तो इसका मुख्य उत्तर हो जाएगा वे शबर, शिकारी या वनवासी का वेश धारण करके साधना करते थे, और उन्होंने शबरों की कन्या से विवाह भी किया था। अगला प्रश्न है, तंत्रोक्त साधना का सबसे बड़ा प्रभाव आदिकाल की किस धारा में पड़ा?
केवल रासो काव्य पर, केवल जैन साहित्य पर, सिद्ध और नाथ दोनों पर और किसी पर नहीं। तो किस पर पढ़ा? तो सिद्ध और नाथ दोनों पर ही तंत्र की साधना का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के बाद हिंदी के उदय के बीच की संक्रमणकालीन भाषा को क्या कहा गया? वैदिक, संस्कृत, अवहट्ट, प्राकृत या पाली? तो अपभ्रंश के बाद की जो भाषा हुई उसको नाम दिया गया अवहट्ट। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में मुख्य रूप से किस भगवान की लीलाओं का वर्णन है? क्या श्री कृष्ण और राधा, विष्णु और लक्ष्मी, राम और सीता और शिव और पार्वती? तो किसका है? श्री कृष्ण और राधा का। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता में किस ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है? कीर्तिलता में किस ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है? तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध या राजा कीर्ति सिंह और असरलन के बीच का युद्ध? तो कीर्तिलता में है राजा कीर्ति सिंह की वर्णन लिखा गया है। तो कीर्तिलता में किसका मिलेगा? राजा कीर्ति सिंह और असरलन के बीच का युद्ध। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस रूप में रचित पुस्तक है? महाकाव्य, नाटक, भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में या डायरी के रूप में? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की कौन सी रचना में फारसी और हिंदी के शब्दों का मेल करके एक शब्दकोश बनाया गया है? आशिकी, नूह सिपहर, मत्थुल अनवार या खालिक बारी? कौन सी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खालिक बारी। अगला प्रश्न है, मुकरिया और पहेलियां लिखने का मुख्य उद्देश्य अमीर खुसरो का क्या था? मनोरंजन के साथ जनता की भाषा के जरिए जोड़ना, राजनीतिक संदेश देना, धार्मिक प्रचार करना या फारसी सिखाना? क्या था? तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मनोरंजन के साथ जनता को भाषा के जरिए जोड़ना। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के नामकरण में अपभ्रंश के अंतिम रूप को क्या माना? देश भाषा का आरंभ, संस्कृत का पुनरुत्थान, आधुनिकता की शुरुआत या भक्ति का उदय? क्या माना? तो उन्होंने माना देश भाषा का आरंभ। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में सबसे अधिक विवादित ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? तो कौन सा रहा? तो आदिकाल के साहित्य में सबसे अधिक विवादित ग्रंथ जो रहा वो रहा पृथ्वीराज रासो। बहुत से इसको प्रमाणिक मानते हैं, बहुत से इसको अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ सन 1800 की रचना इसको मानते हैं, कुछ आदिकाल की रचना मानते हैं। तो इस तरह ये अप्रमाणिक कुछ ने माना है, कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना और कुछ ने प्रमाणिक इसको माना है। तो आज की जो क्लास रही वो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।